हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने घटना चक्र की न्यू बुक से लिए हैं, जो 2024 वाला वर्जन है उसका। तो जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हुए चलेंगे इसका। और आज की जो वीडियो है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 36, हाउ डज एमा द एपोनिमस हीरोइन ऑफ द नेमसेक नोवेल एमा बाय जेन ऑस्टिन एक्विट हर सेल्फ अमंग हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जेन ऑस्टिन का लिखा हुआ एक नोवेल है एमा, और इसकी जो हीरोइन है विद द सेम नेम एमा, वो अपने को किस तरह से एक्विट करती है अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो ऑप्शंस आर एज अ सेल्फिश वूमन, एज अ फ्रीवोलस वूमन, एज एन इनकंसिडरेट वूमन, और ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, why does Emma in the namesake novel Emma by Jane Austen fall eventually in love with George Knightley। तो जो एमा है नोवेल की, ये यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह से प्यार में पड़ती है विद जॉर्ज नाइटली। तो जॉर्ज नाइटली के प्यार में वो क्यों पड़ती है, यहाँ पे हमें वो बताना है। तो बिकॉज इट वाज एन अनरिक्विटेड लव, बिकॉज शी ruins द लाइफ ऑफ हैरियट स्मिथ, because of much miscommunication, or none of the options। तो here correct answer will be C, because of much miscommunication। so C will be the correct answer। question number 38, what is the difference in the age between Emma and George Knightley when they decide to get into wedlock in the नोवेल एमा बाय जेन ऑस्टिन। तो जब वो शादी करने की सोचते हैं तो उनकी एज में कितना यहाँ पे डिफरेंस पूछा है कि कितना डिफरेंस उनकी एज में था। तो सीधे सीधे आंसर लेके चलते हैं, तो आई थिंक वीडियो भी लंबी नहीं होगी और हमारा रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अराउंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 39, George Knightley often censures Emma in the novel Emma by Jane Austen for the latter poking of her nose in others' business, especially those of। तो here correct answer will be D, both Harriet Smith and Robert Martin। क्वेश्चन नंबर 40, Emma's envy होता है ईर्ष्या, जेलेसी, towards Dash in the novel Emma by Jane Austen was what triggers Emma's love towards George Knightley। तो एमा की यहाँ इनवी पूछी है, जेलेसी पूछी है, किसके लिए थी यहाँ पे इन द नोवेल एमा बाय जॉन ऑस्टिन। तो जिससे क्या होता है, एमा का लव किसकी तरफ आता है, जॉर्ज नाइटली की तरफ उसका प्यार आता है। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। The correct answer will be A, Harriet Smith। Question number 41, what causes Emma in the love novel by Jane Austen to turn towards Harriet Smith as a companion। तो एमा के मतलब यहाँ पे कोजेज पूछे हैं, वाट कोजेज एमा इन द नोवेल एमा बाय जॉन ऑस्टिन टू टर्न टुवार्ड्स हैरियट स्मिथ एज अ कंपेनियन, जिससे कि वो हैरियट स्मिथ की तरफ वो क्या हुई थी, कंपेनियन की तरह से टर्न हुई थी। तो दैट इज करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, व्हेन मिसेज वेस्टर्न स्टार्ट्स स्पर्निंग एमा। क्वेश्चन नंबर 42, in Samuel Taylor's Coleridge The Rime of Ancient Mariner poem A and Dash helped the ship weather the storm and reach to safety। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, जो ये पोएम है यहाँ पे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किसने लिखी थी, तो ये सैमुअल टेलर कोलिरिज ने लिखी थी। और इसमें एक क्या चीज़ है यहाँ पे पूछा है, कौन सा ऐसा बर्ड है दैट हेल्प द शिप वेदर,
द स्टॉर्म एंड रीच टू सेफ्टी, जो वहाँ पे वेदर को, स्टॉर्म को, सबको क्या करता है, सेफ्टी में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, एल्बेट्रोस। यहाँ पे एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर इज द लॉन्गेस्ट मेजर पोम बाय द इंग्लिश पोइट सैमुअल टेलर कोलरिज। तो लॉन्गेस्ट पोएम है ये, सैमुअल टेलर कोलरिज की लिखी हुई है। रिटन इन 1797 एंड 1798, इन इसके बीच में लिखी गई है। पब्लिश इन 1798 इन लिरिकल बैलेड्स। देन मैरिनर्स टेल बिगिंस with his ship departing on its journey. Despite initial good fortune, the ship is driven south by a storm and eventually reaches the ice waters of the Antarctic. An albatross appears that leads the ship out of the ice jam where it is stuck, but even as the albatross is fed and praised by the ship's crew, the mariner shoots the bird. तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इन विलियम वर्ड्सवर्थ नोवेल लंडन 1802 पोम वाई डज द पोइट थिंक ओनली जॉन मिल्टन इज एप्ट टू कम बैक एंड सेट राइट द मैनी मेलेडीज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। तो अपनी पोएम लंडन 1802 में वाई डज द पोइट थिंक, पोइट क्यों सोचता है ओनली जॉन मिल्टन इज एप्ट, एप्ट होता है एप्रोप्रिएट और सूटेबल, तो जॉन मिल्टन ही क्यों सूटेबल है, क्यों एप्रोप्रिएट है, टू कम बैक एंड सेट राइट द मैनी मेलेडीज ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, जो इंग्लिश सोसाइटी का उस समय पतन हुआ था या किस तरह से जो उसके खोए हुए वर्चू थे उसको उसे मिल्टन ही वापस ला सकते हैं, ऐसा वर्ड्सवर्थ क्यों सोचते हैं। तो इसके ऑप्शंस तो नहीं, सीधे आंसर पे आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, बिकॉज मिल्टन सोल वॉज एज ब्राइट एज ए स्टार, क्योंकि उनकी जो सोल थी कैसी थी, बिल्कुल स्टार की तरह ब्राइट थी। एंड डिस्पाइट हिज मोरल अपराइटनेस ही वाज हम्बल एवर। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ड्सवर्थ को ये लगता था सिर्फ मिल्टन ही ऐसे हैं जो इंग्लिश जो सोसाइटी थी उसको वापस से पहले वाली कंडीशन में ला सकते हैं, जो उसके जो मोरल जो वैल्यू खोई हुई थी वो सब वापस ला सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लंडन 1802 इज अ सोनेट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि इसका जॉनर क्या है। रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोम प्रेज्ड द फेमस 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन and suggest that England would be better off if it modeled itself after Milton and the values of his era. According to him, it was once a place of happiness. तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, मिल्टन ही पहले वाली कंडीशन में ला सकते हैं इंग्लैंड को, क्योंकि पहले क्या था, अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, रिलीजन, सिवेलरी, आर्ट एंड लिटरेचर। नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड एंड इट हैज़ लॉस्ट दोज वर्च्यूज, और वो सारे वर्च्यू जो भी इंग्लैंड के पास थे वो सब उसने खो दिए हैं। ही कॉल्स अपॉन मिल्टन विशिंग ही वाज अलाइव, और वो कहते हैं काश मिल्टन जिंदा होते एट दिस टाइम, इस समय, टू टीच हिज कंट्री थिंग्स लाइक मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम एंड पावर। तो ये सब क्या करते, अपनी कंट्री को दोबारा से ये सारी वैल्यूज को दे पाते। क्वेश्चन नंबर 44। In William Wordsworth's The Prelude poem, which of these is extolled by the poet? तो इनमें से प्रेल्यूड जो पोम थी उसमें से क्या चीज़ को पोइट एक्सटोल करता है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर विल बी नेचर। देखते हैं एक्सप्लेनेशंस की। The prelude affords one of the best approaches to Wordsworth's poetry in general and to the philosophy of nature. It was finished in 1805. तो देखिए 1805 में ये फिनिश हुई थी, but was carefully and constantly revised until 1850, और 1850 में इसको रिवाइज किया गया था when it was published posthumously। तो यहाँ देखिए ये जो पोम थी ये 1798 में लिखना स्टार्ट हुआ था, ये 1805 में लिखी गई थी और 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया था आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ्स डेथ, और उनकी डेथ के 3 महीने बाद ये पब्लिश करवाई गई थी। और इसका जो टाइटल है दैट वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ
पोम टू कोलरिज। तो ये जो अब वाला रिसेंट जो इसका टाइटल है वो उन्होंने नहीं दिया था, वो उनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने प्रेल्यूड को दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, विच 19th century English literature era poet's most seminal work is the Biographia Literaria chronicling his life। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 19th सेंचुरी का जो लिटरेरी वर्क है ये किसने लिखा था, द बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैमुअल कोलरिज। तो सैमुअल कोलरिज ने इसको लिखा था। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अ क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी। पहला क्वेश्चन हमारा ये निकल गया कि ये जॉनर क्या है, ये क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है सैमुअल टेलर कोलरिज की। पब्लिश्ड इन 1817 में इसको पब्लिश करवाया गया था। किसमें? इन 2 वॉल्यूम्स में। इट्स वर्किंग टाइटल वाज ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसको हम जो यहाँ पे बायोग्राफिया लिटरेरिया बोलते हैं वो क्या था, ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया था। वाज ये सैमुअल टेलर कोलरिज ने लिखा था। और ये क्या थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे, एंड हु विद हिज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड एंड अ मेंबर ऑफ द लेक पोइट। और ये मेंबर ऑफ लेक पोइट्स भी थे और ये फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट भी थे, क्योंकि जो इनकी लिरिकल बैलेट्स है उसके साथ ही रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और लेक पोइट में कौन कौन आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कोलरिज हैं, और तीसरे कौन है, साउदे। तो 3 यहाँ पे पोइट्स को क्या बोला जाता है, ये तीनों को लेक पोइट बोला जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, which 19th century English literature era poet is credited with challenging orthodoxy and being revolutionary for his time। तो इसमें से पूछा गया है कौन से 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा के पोइट हैं जिनको कैसे एज क्रेडिटेड विद चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्सी, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करने के लिए माना जाता है, एंड बीइंग अ रिवोल्यूशनरी फॉर हिज टाइम, और अपने टाइम के वो रिवोल्यूशनरी पोइट भी कहे जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ पी.बी. शैली। तो टीजीटी में ये नहीं आता है पी.बी. शैली है या कोलरिज है, लेकिन रोमांटिक एज है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है उसके थ्रू ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अच्छा होगा एक एक बार इस पर भी नज़र डाल लें, एक बार रिवाइज कर सकते हैं इनको भी। 47 क्वेश्चन, व्हाट जेनर डज द 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेरी वर्क एडोनिस बिलोंग टू। तो इसमें जो 19th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेरी वर्क है एडोनिस, ये किससे बिलोंग करता है, तो पॉलिटिकल बैलेड, लिरिकल ड्रामा, यूलोजी और बर्लेस्क्यू। तो जेनर पूछा है इसका यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूलोजी, क्योंकि ये एक एलिजी है और यूलोजी का मतलब होता है टू प्रेज द डेड वन। किसी डेड पर्सन को जब उसकी प्रेज की जाती है तो उसको यूलोजी बोला जाता है, सॉन्ग ऑफ प्रेज। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको आप देख लेना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कोलरिज पोम द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर वेयर वर द 3 गेस्ट गोइंग। तो जो राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर जो पोम है उसमें जो 3 गेस्ट हैं वो कहाँ जा रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आ वेडिंग। तो किसी वेडिंग में वो लोग जा रहे थे। 49 क्वेश्चन, किड्स एंडेमियन इज डेडिकेटेड टू। तो किड्स की जो पोम है एंडेमियन वो किसको डेडिकेटेड है, यहाँ पे ये बताया गया, पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, थॉमस चैटरटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, हु वर द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द लेक पोइट। तो लेक पोइट के यहाँ पे प्रिंसिपल मेंबर्स पूछे गए हैं, कौन हैं, तो अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने ये। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ कीट्स बाय शैली। तो शैली जो थे उन्होंने कीट्स की डेथ पर एक एलिजी लिखी थी, उसका हमें यहाँ नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एडोनिस। द करेक्ट आंसर विल बी
ए एडोनिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट मैसेज डज किड्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न कन्वे। तो उनका जो ओड है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो ये बहुत फेमस ओड है उनका। इसमें पूछा क्या मैसेज उन्होंने कन्वे किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अ वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टलाइजेज यूथ एंड ब्यूटी। तो ये जो एक आर्ट का वर्क है जो क्या करता है, इमोर्टलाइज करता है किसको, यूथ को और ब्यूटी को। वैसे तो सभी चीज़ मोर्टल हैं, सब चीज़ नश्वर हैं, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे इमोर्टलाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट पोम रिटन बाय कॉलेज इज कॉल्ड अ ड्रीम पोम। तो कॉलेज की कौन सी पोम को उनकी ड्रीम पोम बोला जाता है। दैट इज द करेक्ट आंसर हेयर ए, कुबला खान। तो कुबला खान को उनकी ड्रीम पोम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी आ सकता है कुबला खान किसने लिखी थी। तो यहाँ पे एसटी कॉलेज के द्वारा लिखी गई है ये, और ये उनकी ड्रीम पोम इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सब टाइटल है वो क्या है, विजन इन अ ड्रीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच पोम ऑफ किड्स बिगिन विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कौन सी ऐसी पोम है जो इस वाली लाइन से स्टार्ट होती है किड्स की। द करेक्ट आंसर विल बी ए, एंडेमियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। डैश इज बेस्ट सीन इन हिज बैलेट्स एंड हिज 9 इंग्लिश eclogues, 3 of which were first published in 1799 वॉल्यूम ऑफ हिज पोम्स। तो इसमें पोइट का नाम बताना है, हु इज बेस्ट सीन इन हिज बैलेट्स एंड हिज 9 इंग्लिश eclogues। उन्होंने 9 इंग्लिश eclogues लिखे थे अपने, उन्होंने बैलेट्स लिखे थे, और उनमें से क्या है, 3 ऑफ विच वर फर्स्ट पब्लिश, उनमें से 3 को फर्स्ट पब्लिश किया गया था इन 1799 में। तो यहाँ पे पोइट का नाम है ए, रॉबर्ट साउदी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख ही लेते हैं इसका जल्दी से। रॉबर्ट साउदी, एन इंग्लिश पोइट ऑफ द रोमांटिक स्कूल, इज वेल नोन फॉर हिज ballads and his collection of English eclogues which were published in 1799। 1799 में पब्लिश हुआ था ये। His works often reflected his deep interest in history, culture and social issues of his time. Southey's contributions to English literature have left a lasting impact, particularly in the field of poetry and historical writing. Now, question number 56. Patriotic groups and societies multiplied in England around the French Revolution, all proclaiming belief in। तो यहाँ पे फिल करना है डैश डैश एंड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इन द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ्स चाइल्डहुड रूमिनेशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव डैश। तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है, वर्ड्सवर्थ के चाइल्ड रूमिनेशंस के बारे में हमें बताता है, अबाउट हिज नेटिव कम्बरलैंड, फ्रांस, वेल्स और आयरलैंड। तो करेक्ट आंसर इज ए, कम्बरलैंड। तो इसको पढ़ना है आपको। चलो जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोम। तो जेनर इसका क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। द प्रेल्यूड, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन ही चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इसकी थीम अगर पूछी जाए तो क्या है, उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो है particularly those associated with the natural beauty and landscape of his native region कम्बरलैंड। तो कम्बरलैंड जो उनका नेटिव प्लेस था वहाँ का उन्होंने नेचुरल ब्यूटी और लैंडस्केप को इसमें दिखाया है। वर्ड्सवर्थ का जो कनेक्शन था नेचर के साथ, उनका जो डीप एप्रिसिएशन था फॉर द नेचर वर्ल्ड आर ऑफन हाईलाइटेड इन हिज पोइट्री एंड his depiction of Cumberland in the prelude serves as vivid portrayal of the religion's influence on his early experiences and poetic sensibility। तो देखिए ये सारा क्या था, उन्होंने अपने ही बचपन की सारी चीज़ें, अपना नेटिव प्लेस, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ नेचर की ब्यूटी, ये सबको इसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, एंड वाइल I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, receding and still receding, till nothing at last but two mournful features were seen in the uttermost distance, which without speech strangely impressed upon me the effects of speech. We are not of Alice nor of thee, nor we children at all. We are nothing, less than nothing, and dreams, from which work have the above lines been taken। तो ये जो लाइन्स हैं ये कौन से वर्क से ली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ड्रीम चिल्ड्रन। तो देखिए ऑप्शंस में इसलिए नहीं बोल रही हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और दूसरी बात हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी से रिवीजन लेना है बस, तो इसमें हम अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं। डैश ब्रोथ अप जेन फेयरफैक्स एंड लुक्ड आफ्टर हर एजुकेशन इन एमा। तो यहाँ पे जेन फेयरफैक्स को किसने ब्रोथ अप करना है, पालन पोषण करना, किसने उसका पालन पोषण किया था, और उसका लुक्ड आफ्टर मीन्स उसको जो उसकी केयर की थी, उसके जो एजुकेशन है उसमें इन एमा नोवेल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, कोलोनल कैंपबेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, डैश राइट्स ऑफ मैन वाज ईगरली read by people who believed in the quality and dignity of common life। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थॉमस पेन्स। तो थॉमस पेन्स राइट्स ऑफ मैन वाज ईगरली रेड बाय पीपल। तो उनके जो राइट्स ऑफ मैन थे उनको लोगों के द्वारा उत्सुकतापूर्वक पढ़ा गया था। हु बिलीव्ड इन द इक्वालिटी, जो किस में बिलीव करते थे, इक्वालिटी समानता में, एंड डिग्निटी ऑफ कॉमन लाइफ, और कॉमन लाइफ की डिग्निटी में। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज अ पैंथीस्ट। उनको पैंथीस्ट के रूप में जाना जाता है। द टर्म मीन्स, तो यहाँ पे पैंथीस्ट का हमें मीन्स बताना है। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड द सेम ऑल द थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। तो उनका मानना था यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, सभी चीज़ों में क्या है, भगवान का वास होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, एम हैरियर फेल इन लव विद डैश whom Anna considered lowly as he was a farmer। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे सेट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी।
एलिजाबेथन पोइट्स, सबसे पहले एलिजाबेथ एज आई थी, देन प्री रैफेलाइट्स, उसके बाद विक्टोरियन पोइट्स एंड देन रोमांटिक पोइट्स। द करेक्ट chronological order is Elizabethan poets, Pre-Raphaelite, Victorian poet and Romantic poets. Then question number 64. Mr. Woodhouse was a professed dash in Emma. तो मिस्टर वुड हाउस यहाँ पे पूछा है क्या है, तो करेक्ट आंसर इज डी, valedictorian. Now 65 question is Frank Churchill was the legitimate son of dash in Emma. तो जो फ्रैंक चर्चिल थे वो किसके लेजिटिमेट सन थे? द करेक्ट आंसर इज मिस्टर वेस्टर्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 66. The creative spirit, ebullience and patriotic enthusiasm in the writers of the Romantic period was a reflection of the zeal in the writers of dash period. तो किस राइटर्स की, कौन से एरा के राइटर्स की ये खास बात थी? क्या क्रिएटिव स्पिरिट थी उनकी, उनमें एबुलियंस, पैट्रियोटिक जो एंथुजियाज्म था उनके अंदर, देशभक्ति की भावना थी, और ये कौन से रोमांटिक पीरियड के जो राइटर्स थे? तो वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द जील इन द राइटर्स ऑफ डैश पीरियड. तो कौन से पीरियड के राइटर्स का रिफ्लेक्शन है ये? द करेक्ट आंसर इज सी. तो ये एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे उनका रिफ्लेक्शन इनमें दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. The experience in the prelude begins in sensation and ends in. तो जो prelude का जो एक्सपीरियंस है वो सेंसेशन से स्टार्ट होता है और एंड किसके साथ होता है? थॉट. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 68. द लिरिकल जीनियस ऑफ डैश कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन पोम्स लाइक ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क और एलेस्टर. तो यहाँ पूछा है किसका ये लिरिकल जीनियस किसका था जो कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द पोम्स, जो इन पोम्स में एक्सपीरियंस किया जा सकता है. द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर. तो ये जो यहाँ पे जो पोम है ये ओड ऑन द वेस्ट विंड जो ओड है, एंड टू अ स्काईलार्क या एलेस्टर है, ये सब किसने लिखे हैं? सैली ने लिखे हैं. क्वेश्चन नंबर 69. द फाउंडर्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डैश पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी. तो रोमांटिक एज के फाउंडर कौन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिलता है ये. तो रोमांटिक मूवमेंट जो एज थी उसके फाउंडर थे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था. किसका विरोध किया था? 18th सेंचुरी की पोइट्री, नॉन क्लासिकल पोइट्री का, सॉरी न्यू क्लासिकल जो पोइट्री थी उसका इन्होंने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था. तो वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज with their lyrical ballads sought to break away from the artificiality and formality of new classical poetry, emphasizing instead the importance of emotion, individualism and beauty of nature. Their work marked a significant shift towards the Roman era's focus on personal expression and the sublime power of nature. Now next question is, while the main thread of 18th century poets had been to praise the general, the romantics found the source of poetry in the dash
एंड डैश एक्सपीरियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, पर्टिकुलर एंड यूनिक। क्वेश्चन नंबर 71, द क्रिएटिव इंडिपेंडेंस ऑफ द रोमांटिक पीरियड वाज एक्सप्रेस्ड बाय कोलरिज। तो इन हिज मैजेस्टिक वर्क डैश एंड डैश। तो जो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है रोमांटिक पीरियड की, वो कोलरिज के कौन से वर्क में दिखाई देती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुबला खान एंड एंशिएंट मैरिनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, which stage of his life in Wordsworth talking about in the prelude when he says, fair seed time had my soul and I grew up fostered alike by beauty and fear। तो अपनी कौन सी एज के बारे में वो यहाँ पे बात करते हैं, लाइफ की कौन सी उनकी स्टेज है जिसके बारे में ये लाइन्स उन्होंने यहाँ दी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइल्डहुड। तो उन्होंने अपने चाइल्डहुड की जो मेमोरीज है उनको यहाँ पे दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 73, डैश बिकम्स द विक्टिम ऑफ हिज और हर ओन ईगोइज्म इन मिडिल मार्च। तो जो मिडिल मार्च जो वर्क है उसमें कौन विक्टिम बनता है अपने ही ईगोइज्म का, अपनी खुद की ईगोइज्म का वो शिकार बन जाता है? तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? द करेक्ट आंसर इज सी, कैजुबन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, इन एमा डैश गिफ्ट जेन अ पियानोफोर्ट, अ फैक्ट विच इज रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कौन उनको गिफ्ट देता है जेन को? आ पियानोफोर्ट, अ फैक्ट विच इज रिवील्ड, और ये फैक्ट जो है स्टोरी के बाद में ही रिवील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रैंक चर्चिल। नाउ क्वेश्चन 75, ऑस्टिन यूजेस द डैश पर्सन नैरेटिव इन एमा। तो कौन सा पर्सन का नैरेटिव उसमें एमा में दिखाया गया है? दैट इज थर्ड पर्सन नैरेटिव। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 76, इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। तो ये जो ओड है उनका इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ये partially it was written in 1803 and partially it is written in 1806। तो टू पार्ट में लिखा गया था और किसी किसी बुक में ये जो डेट है ये चेंज भी हो जाती है, 1804 आ जाता है इसमें। और ये जो पब्लिश हुआ था ये 1807 में हुआ था। टोटल 11 इसमें स्टैंजाज हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। तो किस चीज़ की फिलॉसफी को इसमें दिखाया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी, चाइल्डहुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ द डैश पीरियड। तो ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये कौन से पीरियड का क्रिटिसिज्म वर्क है? इसमें कंबाइनिंग फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन अ न्यू वे, जिसमें कि फिलॉसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को एक नए तरीके से कंबाइन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, रोमांटिक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक फोर्थ ऑफ द प्रेल्यूड। तो प्रेल्यूड की जो बुक फोर्थ है उसमें अपने कौन से फ्रेंड का रेफरेंस इन्होंने दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, कोलरिज। क्वेश्चन नंबर 79, नो डिम नोर रेड लाइक गॉड्स ऑन हेड, द ग्लोरियस सन अपरिस्ट
Then all averred I had killed the bird that made the breeze to blow. Ah, wretch, said they, the bird to slay, that made the breeze to blow. Nor dim nor red, like God's own head, the glorious sun upreached. Then all averred I had killed the bird that brought the fog and mist. It was right, said they, such birds to slay that bring the fog and mist. तो ये लाइंस दी गई हैं किसी वर्क की यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है वाई इज़ द नरेटर ब्लेम्ड फर्स्ट एंड देन प्रेज्ड। तो इसमें पूछा गया है नरेटर ने स्टार्टिंग में तो ब्लेम किया है लेकिन बाद में उसने तारीफ़ की है, तो ऐसा क्यों है, रीज़न बताना है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। एट फर्स्ट देयर वाज नो विंड फॉर विच दे ब्लेम्ड द नरेटर फॉर किलिंग द बर्ड। तो स्टार्टिंग में वहाँ पे कोई भी विंड नहीं थी जिसके लिए वो ब्लेम करते नरेटर को बर्ड को किल करने के लिए। एंड व्हेन द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और जब बर्ड और विंड क्या हुआ, स्टार्ट हुई थी चलनी, दे प्रेज्ड द नरेटर फॉर किलिंग द बर्ड। तो उन्होंने नरेटर को प्रेज किया बर्ड को किल करने के लिए। तो ये किसका है, सैमुअल टेलर कोलरिज का वर्क है ये, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का। तो उसकी लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। द एडिनबर्ग रिव्यू 1802, द वेस्टमिंस्टर रिव्यू 1821 एंड स्पेक्टेटर 1845 आर ऑल। तो ये सब क्या हैं, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर मैगजीन। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन भी। तो ये तीनों मैगजीन्स के नाम हैं, एडिनबर्ग रिव्यू, वेस्टमिंस्टर रिव्यू एंड स्पेक्टेटर। Question number 81. The Reform Bill of Dash placed the political power of England in the hand of the masses. तो रिफॉर्म बिल बताना है कौन से ईयर में हुआ था ये। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर 1832। तो 1837 से विक्टोरियन एरा, ये जो क्वीन विक्टोरिया थी वो आई थी, मतलब उनको कोरोनेशन हुआ था और 1832 में ये रिफॉर्म बिल जो पास हुआ था। 82 question is what does the term enlightenment mean in the context of history of literature। तो history of literature का जो context है उसमें enlightenment का मीन्स हमें यहाँ पे बताना है। तो enlightenment एक टर्म है यहाँ पे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अ पीरियड characterized by a pragmatic rationalism, a belief in the ability of human reason to understand the world and thereby transform it. Then 83 question, protest against bondage of rules, return to nature and the Elizabethan sympathy for toilers are all characteristics of। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, क्लासिसिज्म की, ऑगस्टन्स की या एलिजाबेथन्स की या रोमांटिसिज्म की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, रोमांटिसिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, हुज लाइन्स आर दीज। तो ये किसकी लाइन्स हैं, ब्लिस वाज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। कि ये जो डॉन है, जो सुबह है आज की, इसमें जिंदा रहना एक क्या है, एक ब्लिस है, एक वरदान है, लेकिन यंग होना वो बिल्कुल एक हेवन में रहने के बराबर है। तो ये किसकी लाइन्स हैं, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो लाइन्स हैं ये प्रेल्यूड से ली गई हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रेल्यूड से ली गई हैं। प्रेल्यूड वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ who wrote these lines in reference to फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो टाइम था उसमें बताया गया है कि उस टाइम पे जिंदा रहना बहुत बड़ी बात थी और जवान होना एक वरदान के बराबर था। दे रिफ्लेक्ट द एंथुजियाज्म एंड आइडियलिज्म दैट मैनी पीपल particularly the young felt during the early stages of revolution in France। The quote conveys a sense of the exhilaration and optimism that characterized the initial
phase of revolution before the darker realities of the period became more apparent। तो जो वहाँ पे जो बुराइयाँ थी वो सारी सारी इसमें क्या हो गई थी, रिजोल्व हो गई थी, और लोग वहाँ पे क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का कुछ इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है अपने प्रेल्यूड में, बुक 11 में। नाउ मैच द ऑथर्स विद देयर वर्क। यहाँ पे ऑथर्स को मैच करना है और इसका करेक्ट आंसर है ए। तो चार्ल्स लैम्ब का जो वर्क है दैट इज एसे ऑफ एलिया। देन विलियम हैजलिट का है माई एक्वेंटेंस विद पोइट्स। देन थर्ड का है जॉर्ज एलियट अ टेल ऑफ टू सिटीज। एंड चार्ल्स डिकेंस का है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया आई थिंक, हाँ, जो जॉर्ज इलियट का है मिडिल मार्च। एंड चार्ल्स डिकेंस का है अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो यहाँ पे दिया हुआ है चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है एसे ऑफ एलिया, विलियम हैजलिट का माई एक्वेंटेंस विद पोइट्स, जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च एंड चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 86, द प्रेल्यूड प्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। तो प्रेल्यूड पोइट को प्रेजेंट करता है अपनी क्वेस्ट के साथ। किस चीज़ की क्वेस्ट है उनमें? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, आइडेंटिटी। द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 87, Emma Woodhouse dash dash and dash with a comfortable home and happy despotism seemed to unite। The correct answer will be B here, handsome, clever and rich। तो Emma Woodhouse handsome, clever, rich with a comfortable home and happy despotism seemed to unite। Now question number 88, Baron travelled to rape north the continent when he was only 21, which rested in the first run toss off। The correct answer is B here, Childe Harold pilgrimage। Question number 89, Emma lived under the delusion that she was good in। The correct answer is B here, match making। तो एमा अपने एक डेल्यूजन में जीती थी और उनका डेल्यूजन क्या था कि शी वाज गुड इन, वो किस चीज़ में अच्छी है? मैच मेकिंग में, जोड़ियाँ बनाने में। देन क्वेश्चन नंबर 90, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1891। तो जो फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो 1891 में कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इंग्लैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक पोइट्स एम्प्लॉयड पोइटिक कॉन्शियसनेस एंड सोलिटरी कॉन्शियसनेस इन हिज पोइट्री। तो कौन से रोमांटिक पोइट हैं जिन्होंने अपनी जो पोइट्री में क्या दिखाया था? पोइटिक कॉन्शियसनेस को दिखाया था और सोलिटरी कॉन्शियसनेस को दिखाया था। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। 92 क्वेश्चन इज यूराइजन अ कैरेक्टर इन द माइथोलॉजी ऑफ विलियम ब्लेक पर्सोनिफाइज डैश एंड डैश। तो यूराइजन अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है एक, किसमें? विलियम ब्लेक की लिखी हुई माइथोलॉजी है, और ये किस चीज़ को पर्सोनिफाई करता है यहाँ पे? रीजन एंड लॉ को। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर। 93 क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज डिक्लेयर्ड पोइट लॉरिएट इन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट कब बनाया गया था? 1843 में, और इनसे पहले जो थे वो थे रॉबर्ट साउदी। और 1843 से 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं, और 1850 में टेनिसन जो इनके बाद में पोइट लॉरिएट बनते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 94, डैश सेड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इन ओड टू ग्रेसियन अर्न। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओड टू ग्रेसियन अर्न किसने लिखा था, और उसमें जो लाइन थी वो क्या दी गई थी, ब्यूटी इज ट्रूथ, जो सुंदरता है वो ही सच्चाई है और जो सच्चाई है वो ही सुंदरता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम वाला सेंस यहाँ पे दिया गया है, और ये जो लिखा है ये लिखा है जॉन कीट्स ने। 95 क्वेश्चन, विच पोम वॉज कॉल्ड द पोम टू कोलरिज बाय वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी अपनी पोम को नाम दिया है, पोम टू कोलरिज। तो सभी को आता होगा, इसका करेक्ट आंसर है द प्रेल्यूड। 96 क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब कोलरिज एज एन आर्कएंगल अ लिटिल डैमेज्ड। तो किसने कोलरिज के बारे में बोला है, उनको आर्क एंजल बोला है, और अ लिटिल डैमेज, जो थोड़े से क्या हैं, डैमेज्ड हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने उनको बोला है। 97 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोइट्स डिफाइंड द पोइटिक फेट। तो किसने अपना पोइटिक फेथ को दिखाया है, एज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पे, द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट में भी आप ले सकते हैं। तो ये जो टर्म किसने दी है यहाँ पे, द करेक्ट आंसर विल बी बी, एच.टी. कोलरिज। थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एट्रीब्यूटेड टू द पोइट and critic Samuel Taylor Coleridge. It was Coleridge who used this phrase to describe the reader's acceptance of fantastical elements in literary work, acknowledging that in order to enjoy fiction, the audience must temporarily set aside their skepticism and believe in the narrative। तो देखिए इसमें एक ये भी आ जाता है, जो सुपर नेचुरलिज्म है वो सब किसने दिया है, वो सब एच.टी. कोलरिज ने दिया है। जो सुपर नेचुरल पावर वगैरह दिखाई है अपने वर्क में, वो कोलरिज ने दिखाई है। तो यहाँ पे 98 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स रोट अबाउट innocence and experience as being the two contrary states of the human soul। तो इन पोइट्स में से किसने लिखा था इनोसेंस और एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि ह्यूमन सोइल की क्या हैं, टू कंट्रेरी स्टेट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी, विलियम ब्लेक। Next question is, in the advertisement to the first edition to the lyrical ballads, what did Wordsworth suggest readers would struggle with। तो उनका जो लिरिकल बैलेड्स का जो एडवर्टीजमेंट आया था, फर्स्ट जो एडिशन था उसमें एडवर्टीजमेंट भी दिया गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या सजेस्ट किया है रीडर्स को, किस चीज़ के साथ स्ट्रगल करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेंजनेस एंड ऑकवर्डनेस। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। तो ये EMRS PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, सैलेज एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ डैश। तो सैले का जो वर्क है एडोनिस, ये एक एलिजी है, और किसकी डेथ पे उन्होंने लिखा था, तो द करेक्ट आंसर विल बी जॉन कीट्स। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।